हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन की 11 मार्च की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। ओवर 72% राइज इन नंबर ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट केसेस इन 2019। देखो गाइस ये जो हमारी न्यूज है ये इंटरनल सिक्योरिटी के अंडर कवर होगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यूएपी के अंडर जो केसेस हैं उनमें लगातार कितना ज्यादा राइज हुआ है एज कम्पेयर टू मतलब कि प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब ये जो डाटा प्रोवाइड किया गया है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लोकसभा में ये डाटा प्रोवाइड किया गया है। इसमें ये बताया है कि 2016 से 2019 के बीच में सिर्फ यूएपीए के अंदर जो रजिस्टर्ड केसेस थे वो सिर्फ 2.2% केसेस थे जो कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट भी किए गए। यूएपीए आपको पता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का मतलब आपको पता ही होगा। जैसे हमारे दो डिटेंशन होते हैं, एक पनिटिव डिटेंशन होता है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो प्लान्ड होती हैं कि आगे बहुत बड़ा जो मतलब कि इवेंट क्रिएट कर सकते हैं लाइक टेररिस्ट एक्टिविटी, तो कुछ लोगों को पहले ही बुक कर लेते हैं वो एक्ट होने से पहले, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। ये क्या करता है? कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ डील करता है विद स्पेशल प्रोसीजर्स अमंग अदर थिंग। इस एक्ट को 2019 में अमेंड किया गया था, ठीक है। जो केसेस इसके अंडर होते हैं वो दोनों के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाता है, एक तो उस पर्टिकुलर स्टेट पुलिस के द्वारा भी और साथ में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा भी। अब हम देखते हैं कि जो यूएपीए 1967 में जो ओरिजिनली जो एक्ट आया था और जो हमने 2019 में अमेंड किया था उनमें क्या डिफरेंसेस है। वैसे हमने पहले काफी बार पढ़ा हुआ है लेकिन क्योंकि अभी न्यूज में हम दोबारा पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या था? ओरिजिनली क्या था? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर सकती थी, ठीक है। अभी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी इवन इंडिविजुअल को भी एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकती है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन को तो कर ही सकती है लेकिन इंडिविजुअल को भी एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकती है। इसके अलावा इस पहले टेररिस्ट एक्ट के अंदर कौन कौन से एक्ट थे जो आते थे? अगर कोई ऐसे एक्ट आपने कमिटेड किए हैं जो उस एक्ट के अंदर लिस्टेड है, मतलब कि लिस्ट होती है ना, अगर उस लिस्ट के अंदर वो है तो इसमें क्या है? वो एक्ट क्या है? आपका टेररिस्ट एक्ट है। इस शेड्यूल में नियर अबाउट 9 ट्रीटीज हैं, जैसे कन्वेंशन फॉर सस्पेंशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग एंड कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ होस्टेज। तो इस तरह के कुछ 9 ट्रीटीज हैं। इसमें क्या है? फिर 2019 में अमेंड करके क्या किया? इसमें कुछ और ट्रीटीज भी ऐड करी, जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005 का। अब क्या है? कुछ कब पहले किस तरह से हम क्या करते थे? अगर कोई भी प्रॉपर्टी थी वो एनआईई दैट इज द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा सीजर करने से पहले क्या अप्रूवल की क्या प्रोसेस होती थी। मतलब कि सपोज करो ये अलकायदा का अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपने उसको सीज करना है तो एनआईई उसको सीज करने से पहले कैसे अप्रूवल लेगी? पहले जो क्या होता था, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक होता था, वो क्या करता था? पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से प्रायर अप्रूवल लेता था कि हम इस प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं या नहीं, अगर वो प्रॉपर्टी टेररिज्म से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या है? अब सिंपल यही है कि जो एनआईए का जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो ऑफिसर है वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ या जो डायरेक्टर जनरल का जो अप्रूवल है वो रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब कि पहले आपको डायरेक्टर जनरल का प्रायर अप्रूवल जरूरी था लेकिन 2019 में अमेंड करके ये बोल दिया कि उसका अप्रूवल जरूरी नहीं है। जो एनआईए का जो ऑफिसर है वो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर देखें तो पहले जो इन्वेस्टिगेट करता था उसका रैंक क्या होना चाहिए था? मिनिमम डिप्टी सुपरिंटेंडेंट या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या उससे ऊपर। अभी इसमें एडिशनली ये दोनों तो है ही लेकिन अब एम्पावर कर दिया एनआईए के कुछ ऑफिसर्स को, साथ में कुछ जिनका रैंक इंस्पेक्टर का या उससे अबव है वो लोग भी क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं यूएपीए के अंडर जो केसेस है उनको। अब क्या देखा है? हमने देखा है कि जो नंबर ऑफ जो अरेस्ट है अंडर यूएपीए वो 37% से ज्यादा बढ़े हैं 2019 में एज कम्पेयर टू 2018, ठीक है। हम देख सकते हैं अगर ये पहली पीक देखें तो 306 केसेस मेनली 306 केसेस में से सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो मणिपुर में सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए थे 2019 में। इसके अलावा नियर अबाउट 2000 जो लोग थे उनको अरेस्ट किया था अंडर द एक्ट इन 2019, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं जो केस रजिस्टर्ड है ये कितने केस रजिस्टर्ड हैं और पर्सन्स कितने ज्यादा अरेस्टेड किए गए हैं। 2015 में 1128 थे और 2019 में देखो 1948 हो गए। उसी तरह जो केसेस रजिस्टर्ड थे 2015 में वो ओनली 897 थे और 2019 में जो केसेस रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा हो गए नियर अबाउट 1226, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूवल्स क्रिएशन ऑफ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ठीक है। ये जो हमारी न्यूज है गाइस, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि देखो हेल्थ सेक्शन में कवर होगी, ठीक है। अभी क्या है? जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये एक स्पेशल फंड होगा ताकि हम क्या कर सकते हैं? हेल्थ मतलब कि हेल्थ की जो प्रोसीडिंग्स जो भी हैं उनको हम क्या कर सके, जो फंड हैं उनको शेयर कर सके फ्रॉम
प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लीव इट अंडर द फाइनेंस एक्ट 2007। देखो फाइनेंस एक्ट 2007 के अंडर क्या था, एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है जो लिया जाता है, उसके अंदर क्या है, हम कुछ जो टैक्स एंड लिवाई करते हैं, तो उस हेल्थ को किस तरह से आप शेयर करोगे, एक तरह का एक स्पेशल फंड क्रिएट किया गया है, ठीक है, इसी का नाम है। 2018-19 बजट ने क्या किया है, जो 3% एजुकेशन सेस को रिप्लेस कर दिया है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को, ताकि हम क्या कर सके, हेल्थ में ज्यादा फंड्स प्रोवाइड कर सके रूरल एरियाज में और स्पेशली जो फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं। इसके अलावा आर्टिकल 270 अलाउ करता है कि सेंटर क्या कर सकता है, कुछ सेस और सरचार्ज को लेवाई कर सकता है। देखो सरचार्ज का मतलब क्या होता है, टैक्स पे टैक्स होता है, और सेस क्या होता है कि देखो सेस और सरचार्ज मेनली इसलिए होता है ताकि हम इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। सेस क्या होता है, कुछ हम टेम्परेरी टाइम के लिए किसी चीज पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं, फिर एक टाइम के बाद जब वो रिकवर हो जाता है तो उसको हम रोक देते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 270 के अंडर क्या सेंटर के पास पावर है कि वो सेस और सरचार्ज को लिवाई कर सकता है, और उसमें सेंटर की अपनी मर्जी है कि वो उस चार्ज को जितना भी, अगर उसने 1 करोड़ का टैक्स इकट्ठा कर लिया, अब उसकी मर्जी है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो शेयर करे या ना करे। हाउएवर जो सेसेस है वो किसी स्पेसिफिक पर्पसेस पे इंपोज होता है, लेकिन जो सरचार्जेस होते हैं टैक्स ऑन टैक्स होता है, मैंने आपको अभी बताया, दोनों ही क्या है, टेम्परेरी इन नेचर होता है। अब ये जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है, इसका सैलिएंट फीचर्स क्या है, देखो ये क्या होगा, नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड होगा पब्लिक अकाउंट में। मतलब देखो गाइस, जो बजट में जो फंड एलोकेट होता है वो हर एक साल के लिए होता है, एक साल जैसे ही खत्म हो जाता है वो जो फंड होता है वो अपने आप लैप्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो फंड होगा वो नॉन लैप्सेबल होगा, मतलब कि जितना भी बजट में एलोकेट होगा, अगर वो खत्म नहीं हुआ पैसा उस पर्टिकुलर ईयर में, तो वो फंड लैप्स नहीं होगा, और इसको एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के अंडर जो टूल्स हैं, उनको कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स के अंडर भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ मिशन, पीएम स्वास्थ्य सक्षम, मतलब कि इसके अंदर जो फंड्स हैं आप उनको और डिफरेंट स्कीम्स के अंडर भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो आप इसके अंदर जो फंड्स हैं उसको किसी इमरजेंसी पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर जैसे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस या फिर कोई फ्यूचर स्कीम्स के लिए भी आप यूज कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है, ऑफकोर्स हेल्थ केयर में लोग ज्यादा एसेस कर सकते हैं क्योंकि आपको क्या ज्यादा रिसोर्सेज मिल रही है, वाइल इसका जो अमाउंट है वो हर एक फाइनेंशियल ईयर में लैप्स नहीं होगा, तो ये इसकी सबसे बड़ी अच्छी आई है, ठीक है। तो गाइस आई होप गाइस, इसके अलावा आपको पता ही होना चाहिए कि हमारा पॉलिटी का कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, अलग से चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मित्तल वैशाली 94 पे, ठीक है। आई होप, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस अमेंडेड लाइसेंसिंग नॉर्म्स। ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमी में कवर होगा। अभी क्या कि कुछ लाइसेंसिंग नॉर्म्स है उसको अमेंड किया गया, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, ठीक है। देखो अब हम पढ़ते हैं, अभी क्या है, जो अमेंडेड जो नॉर्म्स हुए हैं, इससे क्या होएगा, जो ऑपरेटर्स होगा उनको मैंडेटरी हो जाएगा कि अगर उनको इक्विपमेंट परचेज करने हैं तो वो सिर्फ ट्रस्टेड वेंडर से ही परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो नॉर्म्स आएंगे वो 15 जून 2021 से इफेक्ट में आएंगे। मेरी बात आपको समझ नहीं, कुछ लाइसेंसिंग से रिलेटेड नॉर्म्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अभी अमेंड किया है। इस अमेंडमेंट के अंडर क्या होगा, जो भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे लाइक टेलीकम्युनिकेशन के ऑपरेटर जैसे एयरटेल हो गया, एयरसेल हो गया, रिलायंस, जियो, ये सब हो गए, अगर इनको कुछ इक्विपमेंट्स परचेज करना है वो सिर्फ ट्रस्टेड वेंडर से ही, वेंडर्स क्या होता है जो बेचते हैं उन्हीं से खरीद सकते हैं, ठीक है। ये जो नॉर्म्स है वो किस पे बेस्ड है, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकॉम सेक्टर में है, जो दिसंबर 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी, ताकि हम क्या कर सके, अपने कंट्री में क्या कर सके, नेटवर्क इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सके फ्रॉम नॉन फ्रेंडली कंट्रीज, मेनली चाइना। क्योंकि अभी आपको पता है ये आरोप आया था चाइना की कुछ कंपनीज में कि वो हमारा कहीं ना कहीं डाटा चुराती हैं। अगर हमें वो टेलीकम्युनिकेशन की जो कंपनीज हैं, अगर हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, कुछ डाटा चोरी करती हैं, ठीक है। तो हम नहीं चाहते थे कि जो हमारा नेटवर्क का जो कंट्रोल है वो हमारी नॉन फ्रेंडली कंट्रीज के पास जाए, इसलिए क्या किया है, ये जो नॉर्म्स हैं इसके लिए आए हैं ताकि हम क्या कर सके, वी कैन कंट्रोल इंस्टॉलेशन ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट फ्रॉम नॉन फ्रेंडली कंट्रीज, ठीक है, ताकि हम जो नेटवर्क इक्विपमेंट का जो कंट्रोल है वो किसी और कंट्री के हाथ में ना दे, ठीक है। अभी न्यू नॉर्म्स के अंदर क्या क्या है, अभी क्या करेगा, जो सेंटर है वो कुछ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के थ्रू क्या करेगा, कुछ कंडीशंस इंपोज करने का राइट रखेगा कि कौन से जो टेलीकॉम इक्विपमेंट वो प्रोक्योर कर सकती है ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। मतलब कि हमारे लिए जो सबसे मेन मोटिव है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल इंश्योर है, नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर रखे, तो इसको दिमाग में रखते हुए जो सेंटर है वो कुछ कंडीशन इंपोज करेगा कि किस तरह से आप जो इक्विपमेंट्स है वो खरीद सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है उसको डेजिग्नेटेड अथॉरिटी रखा जाएगा इन सब काम के लिए। इसके अलावा जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी है ये कुछ
कैटेगरीज ऑफ इक्विपमेंट को नोटिफाई करेगा जिसमें सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी थ्रू ट्रस्टेड सोर्सेज एप्लीकेबल। मतलब कि कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स जहां पे ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनके लिए कुछ मतलब कि क्या होगा, एप्लीकेबल ज्यादा होगा कि आप सिर्फ इन्हीं सोर्सेज से खरीद सकते हैं। ठीक है, इस इक्विपमेंट्स के लिए जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है वो कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज को नोटिफाई करेगी अलोंग विद ट्रस्टेड प्रोडक्ट। मतलब सिंपल बात है, वो एक लिस्ट बना देगी, ठीक है, कि आप इन वेंडर्स के आप खरीद सकते हो। तो जो टेलीकॉम कंपनीज है वो सिर्फ इन वेंडर से खरीद लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो एनसीएससी है वो क्या करेगी, कुछ और लिस्ट ऑफ सोर्सेज को भी नोटिफाई करेगी जहां से आपको बिल्कुल भी प्रोक्योरमेंट नहीं करनी। मतलब कि कुछ ऐसी कंपनीज के नाम बना देगी जहां से तो आपने बिल्कुल भी परचेसिंग नहीं करनी, जैसे चाइना की हुआई और जेटी। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आएगी। सिंपल बात यह है कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जैसे रिलायंस, एयरसेल हो गया, इनको अगर अपने इक्विपमेंट्स खरीदना होगा तो उनको अपने किसी ट्रस्टेड वेंडर से खरीदना होगा। और इन ट्रस्टेड वेंडर्स की जो लिस्ट होगी वो कौन बनाएगी, एनसीएससी बनाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसी लिस्ट भी बनाएगी कि इनसे तो आपने बिल्कुल नहीं खरीदना, क्यों, क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी हम पर हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो नेशनल जो एनसीएससी है इसकी परमिशन आपको रिक्वायर्ड होगी अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को अपग्रेड करना है यूजिंग टेलीकॉम इक्विपमेंट। मतलब कि जैसे आप 4G से 5G में जा रहे हो, अगर अपग्रेड कर रहे हो तो आपको पहले इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी अगर दैट हैज नॉट बीन डेजिग्नेटेड एज ट्रस्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, मूव ये हमने क्यों लिया, क्योंकि अभी आपको पता है जो चाइनीज वेंडर्स है जैसे हुआई और जेटी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्यूचर टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स में इंक्लूडिंग 5G टेक्नोलॉजी, लेकिन हम इनको बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते, हम इनके लिए जो सिचुएशन है वो डिफिकल्ट बना रहे हैं ताकि हम अपना डोमेस्टिक सब कर सकें बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। नेक्स्ट न्यूज है प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स कल्टीवेशन इन द कंट्री। गाइस ये जो न्यूज है हमारी एनवायरमेंट में है। ठीक है, इंडिया में क्या जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, हिमालयस में भी पाए जाते हैं, इवन मैराइन एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, डेजर्ट एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, इवन की रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी पाए जाते हैं। तो इंडिया में मैक्सिमम हर जगह में हमें मिलेंगे मेडिसिनल प्लांट्स मिलेंगे। इसके अलावा 7000 जो प्लांट स्पीसीज है इंडिया में उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं एंड दे आर नोन एज मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में वो नियर अबाउट 17% है और रॉ हब्स में तो इंडिया का बहुत ज्यादा क्या है शेयर है। अब हम क्यों चाहते हैं कि हम मेडिसिनल प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करें ताकि हमारी जो रॉ मटेरियल नीड्स है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, मतलब कि जो हमारी आयुष इंडस्ट्री की जो रॉ मटेरियल की नीड है उनको पूरी कर सके। इसके अलावा क्रॉप को डाइवर्सिफाई कर सके और हम अपने एक्सपोर्ट्स को ग्रो कर सकें। इसके अलावा हमारी जो ट्रेड रिक्वायरमेंट है, ग्लोबल ट्रेड रिक्वायरमेंट है, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज कर सकें फ्री फ्रॉम एनी हैवी मोटर्स या फिर टॉक्सिक इम्प्योरिटीज। इसके लिए हम चाहते हैं कि हम क्या कर सके, मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टीवेट कर सके। इसके अलावा क्या है, हमारे जो 95% जो आयुष प्रोडक्ट्स हैं वो प्लांट्स बेस्ड होते हैं और रॉ मटेरियल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेडिसिनल प्लांट्स को कल्टीवेट करना ही पड़ेगा एंड वी हैव टू बी शिफ्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन को ज्यादा बढ़ा सके। सबसे पहले जो है मेडिसिनल प्लांट्स कंपोनेंट ऑफ नेशनल आयुष मिशन स्कीम, इसको स्टार्ट किया गया था ताकि हम क्या कर सके, जो प्रायोरिटाइज मेडिसिनल प्लांट्स है, मतलब कि जो हमारे सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स को जिनको हम प्रायोरिटी देते हैं उनके कल्टीवेशन को हम क्या कर सके, बूस्ट कर सके इन आइडेंटिफाई क्लस्टर जोन्स। मतलब कि पर्टिकुलर कहाँ पे उनकी प्रोडक्शन ज्यादा है वहां पे उन जोन्स को आइडेंटिफाई कर सके, वहां पे क्लस्टर्स क्रिएट कर सके और वहां पे इन स्कीम को बूस्ट कर सके विद इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, नेशनल है। सेकंड है नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर है। ये भी कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को इंप्लीमेंट करे कि किस तरह से हम अपने मेडिसिनल प्लांट्स को कंजर्व कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं और सस्टेनेबल वे में मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर भी हमने 4000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं ताकि हम हर्बल कल्टीवेशन को प्रमोट कर सकें। मेडिसिनल प्लांट्स इंडिया में कौन कौन से हैं, देखो ये नाम पढ़ लेना एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता ही होगा हर्बल चीजें यहाँ पे यूज करते हो, अगर गूगल सर्पगंधा, अर्क, अशोका, कटहा, जीवंती, अश्वगंधा, गिलोय आपको पता ही है कोरोना में कितना, अर्जुना, इसबगोल ये आप पीते होंगे, पीपल, तुलसी आपके घर, सबके घर में आंवला भी होगा, कपूर भी होगा, तेज पत्ता, दालचीनी सब आप यूज करते होंगे, बीज, सादा भरा, ब्रह्मी, नीम भी पता होगा, शतवरी, घृतकुमारी। मेरे हिसाब से बहुत ही घृतकुमारी को एलोवेरा बोलते हैं, बहुत ही कम ऐसे होंगे जो शायद आपने कभी ना सुने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है गिलगिट पाकिस्तान असेंबली अडॉप्ट्स रिजोल्यूशन डिमांडिंग प्रोविजनल स्टेटस फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट। ठीक है, अभी देखो हमने कुछ पहले न्यूज में पढ़ा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अपना 5th प्रोविंस बना रही है गिलगिट पाकिस्तान को। अब गिलगिट पाकिस्तान की असेंबली एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर रही है जिसमें वो चाह रही है कि हमें प्रोविजनल स्टेटस दिया जाए किससे, पाकिस्तान गवर्नमेंट से। ठीक है, अभी ये जो रिजोल्यूशन पास किया है गिलगिट बल्टिस्तान की असेंबली ने पास किया है
ताकि उनको प्रोविजनल स्टेटस मिले, अलोंग विद उनको कुछ पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में उनको कुछ रिप्रेजेंटेशन भी मिले, और जो भी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है पाकिस्तान की उसमें भी उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिले। 2018 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया कि गिलगित पाकिस्तान ऑर्डर को पास किया, जिसका एम था कि गिलगित पाकिस्तान को 5th प्रोविंस बनाएंगे पाकिस्तान की, उसको इंटीग्रेट करके विद रेस्ट ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। ये हमने बात भी किया था, डिस्कस किया था। इसके अलावा जो और 4 प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के वो कौन कौन से हैं? बालूचिस्तान, खैबर, ठीक है, पंजाब और सिंध है। ठीक है, जो गिलगित पाकिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, वो अगर देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट का पार्ट था, और ये 1947 से पाकिस्तान के कंट्रोल के अंडर है, जब वहां पे पाकिस्तान की आर्मी और ट्राइबल मिलिटेंट्स ने उनको इन्वेड कर लिया था। हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है गिलगित बाल्टिस्तान का? सबसे पहले स्ट्रेटेजिक एरिया है, और यहाँ पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, चाइना, मतलब कि इस एरिया के थ्रू क्या आप तीनों एरियाज में क्या कर सकते हो? एंटर कर सकते हो। इसके अलावा क्या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस एरिया से पास होता है ऑफकोर्स, और इंडिया को बहुत ज्यादा तंग करने वाले हैं। इसके अलावा क्या वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज में बात ज्यादा, मतलब कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया। ठीक है, इसके अलावा इंडस रिवर भी यहाँ से पास होती है। इंडिया ने ये बोला था कि जो एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान, वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, और पाकिस्तान का कोई हक नहीं है कि उन्होंने जो इलीगली इन टेरिटरीज को क्या कर रखा है, मतलब कि हड़प रखा है और उनको फोर्सिबली ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान इंडिया को बोलते हैं कि आपने फोर्सिबली ऑक्यूपाई करता है, और इंडिया वाले पाकिस्तान को बोलते हैं। ठीक है, एंड सो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज पे। FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर रेज टू 70%। अभी क्या कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अमेंड करने में, सो दैट हम क्या कर सके, इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI है उसको बढ़ा सके। अभी तक 49% FDI अलाउड था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 74% करते हैं। मतलब आप इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है तो 49% से 74% कर सकती है। बट 2021-22 में ये प्रपोज किया गया कि अगर हम मतलब कि अलाउ किया गया कि हम फॉरेन ओनरशिप को इंक्रीज कर सकते हैं और उनका कंट्रोल भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन विद सर्टेन सेफगार्ड, क्योंकि हम नहीं चाहते वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली चीजें रिपीट हो। ठीक है, इस न्यू स्ट्रक्चर के अंडर क्या है, जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ऑन द बोर्ड और जो मैनेजमेंट पर्सन होंगे वो इंडिया के रेजिडेंट ही होंगे। मतलब कि हमने डायरेक्ट अब अंडर कंट्रोल भी कर दिया कि नो डाउट ओनरशिप है, लेकिन जो मैनेजमेंट और जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स है वो इंडिया के रेजिडेंट्स ही होंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, इससे क्या होगा, हमारी कैपिटल अवेलेबिलिटी प्रूव होगी और कंपटीशन इस सेक्टर में हमारा बढ़ेगा वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा हम अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ करेंगे तो वो काफी डिफरेंट ब्रॉडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को लेके आ सकती हैं अफोर्डेबल प्राइस में। मतलब कि सही बात है कि बाकी कंपनीज क्या वैरायटी लेके आएगी इंडिया में, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टेक्स। देखो अब आपको पता होनी चाहिए कौन क्या किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज की फ्रांस की स्पेस में। ठीक है, ये फ्रांस के द्वारा फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज किसमें, स्पेस में, सो दैट उसने ये चेक किया है कि क्या उसकी एबिलिटी है कि वो अपने सैटेलाइट्स को डिफेंड कर सकती है या अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को डिफेंड कर सकती है फ्रॉम एनी अटैक। एस्पेक्स क्या है, एक इट इज द फर्स्ट फ्रेंच सैटेलाइट जो ऑर्बिट में पुट की गई थी 1965 में। अभी के जो न्यू यूएस स्पेस फोर्स और जर्मन स्पेस एजेंसीज हैं उन्होंने भी इस फ्रेंच एक्सरसाइज में पार्ट लिया है। नेक्स्ट है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन साइंस। ये देखो कुछ भी है, पता नहीं क्या लिखा हुआ, पढ़ लेना। अभी क्या है, it called for government to support proposal for an intellectual property waiver on medical tools developed to tackle COVID-19। देखो ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप है, दैट इज द डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है। क्या ये एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप है जिसका एम क्या है, सो दैट हम लोगों को क्या कर सके, मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सके जो अभी काफी डिस्ट्रेस में या फिर वो पॉलिटिकल वायलेंस का जो मतलब कि लोग शिकार हो रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर का शिकार हो रहे हैं। ये जो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स हैं ये 1971 में फाउंडेड किया गया था पेरिस में। इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया था 1999 में, क्योंकि ये अपने ह्यूमैनिटेरियन वर्क करता है ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। सेकंड है, नेक्स्ट है डस्ट्रिक। सेकंड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के बीच में, इंडिया और उज्बेकिस्तान में। देखो नाम याद रखना, उज्बेकिस्तान, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, बतेरे नाम है, उस तरह से आपको याद रखना है। इट इज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है इंडियन नेवल शिप कारण। रिसेंटली क्या इंडियन नेवी की जो थर्ड स्टील स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, दैट इज द INS करंट, उसको कमीशन कर दिया गया है। ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन बिल्ट है किसके अंडर, प्रोजेक्ट 75 प्रोजेक्ट के अंडर। एट कहाँ पे इसको बिल्ड किया गया है, मजाकुन डॉक्स लिमिटेड मुंबई में, और जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो फ्रांस से ली गई है। इसके अलावा जो और वेसल्स हैं जो इसके जैसी ही हैं अंडर दिस क्लास, दैट इज द स्कॉर्पियन क्लास, वो है INS कलवारी, खंडेरी, वागीर, वेला, वक्शीर। ठीक है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। स्कॉर्पियन सबमरीन क्या कर सकती है, वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मिशंस कर सकती हैं एंड दे आर डिजाइन टू ऑपरेट इन ऑल थिएटर्स। नेक्स्ट है रिवर तावी।
एज पार्ट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ रिवर तावी मूवमेंट लोकल, देखो अभी क्या है, रिवर तावी मूवमेंट मतलब कि हम फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो लोकल्स जो वहाँ के रहने वाले लोकल हैं वो क्या कर रहे हैं, इस रिवर को क्लीन कर रहे हैं। ये सोर्स है किसका, ड्रिंकिंग वाटर का, नियर अबाउट 7 लाख पीपल ऑफ जम्मू। अब आपको पता नहीं रिवर तावी कहाँ है, जम्मू में, और इसके अंडर क्या कर रहे हैं, अभी फ्रेंड ऑफ रिवर तावी मूवमेंट चल रहा है, जिसमें जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो इस रिवर को क्लीन कर रहे हैं। तावी कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, कैलाश कुंड ग्लेशियर में, जो कि जम्मू के भदेड़वा रीजन में लोकेटेड है, और ये कहाँ से फ्लो होती है, डोडा और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, बिफोर ड्रेनिंग इनटू द चिनाब रिवर। ठीक है, ये चिनाब रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा। ये टेम्पल आपको पता होगा, इट इज डेडिकेटेड टू सूर्य। सबसे पहले जो सूर्य की किरण है वो इसमें पड़ती है, इसको सन गॉड भी बोलते हैं, और इसको 13th सेंचुरी में नरसिम्हा देवा के रूल के अंडर इसको बिल्ड किया गया था। इस टेम्पल को डिजाइन किया गया इन द फॉर्म ऑफ चैरिट। अगर आप कभी विजिट किए होंगे तो आपको पता होगा 24 व्हील्स हैं इसमें, ड्रॉन बाय 7 फोर्सेस। इट बिलोंग्स टू कलिंगा फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड किया गया। अब कुछ प्लेसेस का न्यूज में जरा हम पढ़ लेते हैं, कल भी हमने ऐसे तरह के प्लेसेस पढ़े थे। सालदा लेक साइंटिस्ट हंटिंग। अब ये सालदा लेक जरा हम देख लेते हैं। सालदा लेक है एक मिड साइज क्रेटर लेक है जो साउथ वेस्टर्न टर्की में लोकेटेड है विद इन बर्दू प्रोविंस। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए टर्की में। ठीक है, यहाँ पे पाया गया कुछ मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई गई है, और यहाँ पे हाईली अल्कलाइन इसका वाटर पाया गया। साइंटिस्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एंशिएंट लाइफ है ऑन डिस्टेंट प्लेनेट आर यूजिंग डाटा गैदर फ्रॉम सालदा लेक। सालदा लेक का कुछ डाटा यूज करके देख रहे हैं कि क्या एंशिएंट लाइफ के कुछ इसमें कुछ थी कभी या नहीं थी। नेक्स्ट है फ्रेंच पोलिनेशिया। अभी रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे फ्रांस के द्वारा 1960s और 1970s में, उसकी वजह से नियर अबाउट 1,10,000 लोग इफेक्ट हुए थे फ्रेंच पोलिनेशिया में। फ्रेंच पोलिनेशिया ये फ्रांस की ओवरसीज कनेक्टिविटी है, साउथ पैसिफिक में लोकेटेड है। यहाँ ये जो फ्रेंच पोलिनेशिया मेन 100 आइलैंड से भी ज्यादा से बनी हुई है और एटोल से, और ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड बीइंग तहिती। ठीक है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको तहिती बोलते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।